आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है
और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा, जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे ये साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार, जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात, जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे। रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था।
कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को यह सब याद आ रहा था, तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सब ने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों पर काला जादू करती है, हमारे गांव पर अपनी बुरी नजर रखती है। आज तो तेरा खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और उसका दोस्त साजिद एक गर्भवती महिला को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। वो एक गर्भवती औरत थी और उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका था। उस औरत ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और उन लोगों ने उस औरत को वहीं जंगल में जिंदा दफन कर दिया। अरे अब्दुल मियां, इस औरत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस औरत के पेट में बच्चा भी था। कहते हैं कभी भी गर्भवती औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अरे अंजाम तो भयानक तब होता अगर हम इस प्रेग्नेंट चुड़ैल को सही समय पर पकड़कर ना दफनाते, वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव में और क्या क्या कलेश करवाती। उस रात वो सभी अपने घर चले गए। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका था। आज अब्दुल
एक बारात से अपने घर लौट रहा था। गांव से बाहर निकलने और गांव में दाखिल होने का बस एकमात्र रास्ता था और वो है जंगल का रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र था जो गांव को बाहरी रास्तों से जोड़ता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अब्दुल अपनी साइकिल पर सवार मस्त मौला अंदाज में गांव की तरफ आ रहा था कि तभी वो जंगल में पहुंचता है और कुछ देर तक अपने सामने उस जंगल के गुफ्त सन्नाटे और पसरे कोहरे को गौर से देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, हे ऊपर वाले, उत्साह में मैं तो ये भूल ही गया कि गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और कोई दिखेगा भी कैसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। खैर, जब 10 किलोमीटर का सफर तय कर ही लिया है तो ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करने में क्या दिक्कत है। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ता हूं। खुद से बस यही बोलता हुआ अब्दुल आगे बढ़ जाता है। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचता है तब अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से लगातार उसकी साइकिल को पकड़ रहा है। अचानक से अब्दुल अपना बैलेंस खो देता है और साइकिल से नीचे की तरफ जा गिरता है। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरता है, एक तेज रफ्तार में उसकी साइकिल सरकती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, आज ना जाने क्या होने वाला है। अब्दुल तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो गुफ्त सन्नाटा उसकी रगों में डर के तूफान को और बढ़ा रहा था। तभी तेज बिजली कड़की और अब्दुल अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो तेज किलकारी लगाते हुए हंस रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब्दुल भागने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है, रुक जा हत्यारे। अब्दुल की सांसें तेज होने लगती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत पुतले के समान खड़ी अब्दुल को घूर रही है। तुम तो वही हो ना जिसे हमने पिछले साल मार दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे? तू बस यही सोच, मैं मरने के बाद भी दोबारा कैसे लौट आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब तक वो खुद के लोभ को पूरा नहीं कर लेती। मैं पिछले 1 साल से इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रही थी और आज रात वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा मकसद और तेरे पाप का प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होगा। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? अगर एक बार ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके जन्म से पहले ही तूने उसे मार दिया। देखो, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, मुझे माफ कर दो और जाने दो। अच्छा, तो ये सब अनजाने में हुआ? क्या तूने मुझे माँ भी अनजाने में बनाया? और आखिर में गांव वालों को तेरे इस नाजायज औलाद का पता ना चल सके इसलिए तूने धोखे से हमें मार दिया। क्यों, कुछ याद आया? तूने शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ चक्कर चलाया, मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझको प्रेग्नेंट करके आखिर में मार दिया।
ताकि तेरा ये घटिया रूप गांव वालों के सामने ना आ सके। और तूने ये बहाना दिया कि मैं गांव वालों पर काला जादू करती थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने मुझे मारा था। ये दास्तां सुनने के बाद अब्दुल डरकर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक अब्दुल सामने एक गहरे दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगता है। अब्दुल बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वो अंदर धंसता चला जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जब तेरा पुनर्जन्म होगा, यानी अगले जन्म में, इस चीज का ख्याल रखना। इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाता है और तभी उसके आसपास खून बहने लगता है। एक छोटा बच्चा उसी दलदल के अंदर से उसके जिस्म को नोच रहा था। अब्दुल चीखता है, चिल्लाता है और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उसी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहां से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। भगवान, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज लाशें बहती हुई आएंगी। तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी, तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो, बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता।
नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे। तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा, रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ जाओ निकालो। मंजीनाथ नदी में गया और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा। तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है, मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया और थोड़ी देर बाद उसका सारा खून नदी में बहने लगा। मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है? हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी, वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो, पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब? अभी दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुल्लू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा।
और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा। जोसेफ अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो, जोसेफ, जोसेफ, जोसेफ। जोसेफ डरकर उठ गया। उसने देखा तो रात के 12 बजे थे। उसने मोबाइल लिया और अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को मैसेज किया और उसे कल मिलने के लिए बुलाया। वैलेंटाइन डे, ये डे हर कपल के लिए एक खास दिन होता है और इसी खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए जोसेफ सोफिया को डेट पर लेके जाना चाहता था। वो सोफिया का काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन सोफिया को वहां आने में थोड़ी देर हो गई। कितनी देर कर दी यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आज भी तुम लेट हो गई, क्या बोलूं। ओह, आई एम सॉरी जोसेफ, मैं घर से टाइम पर निकली थी, लेकिन बीच में ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एनीवे, तुम अपने मॉम से मिलने गई थी ना, कैसी हैं वो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है और बहुत जल्द मैं तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी। आहा, ये हुई ना बात, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जोसेफ सोफिया को एक होटल में लेकर गया। जोसेफ ने होटल में एक टेबल बुक किया था। उस टेबल को गुलाब और कैंडल से सजाया गया था और खाने की चीजें रखी हुई थी। वहां उन दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, खाना खाया और डांस किया। जोसेफ, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी स्पेशल हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, है ना? अरे सोफिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, और अपने प्यार के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और हम जल्दी शादी भी तो करेंगे और मैं तुमसे बहुत 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 सारा प्यार करता हूँ। और सोफिया, प्लीज यार मुझे कभी छोड़ कर मत जाना यार, मैं तुम्हारे बिना ना जी नहीं पाऊंगा। जोसेफ की बात सुनकर सोफिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने जोसेफ को गले लगा लिया और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। और अगले दिन सुबह जब जोसेफ अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि सोफिया उसके साथ नहीं है। उसने वॉशरूम और बालकनी में भी उसे देखा, लेकिन सोफिया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जोसेफ ने सोफिया का कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। जोसेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से तैयार हो गया और उसने रिसेप्शन पर जाकर सोफिया के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को सोफिया के बारे में कुछ नहीं पता था। जोसेफ अपने घर आया और वो कंटिन्यू सोफिया को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये नंबर कब स्विच ऑन होगा? यार सोफिया, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। बिना कुछ कहे कहां चली गई यार? बस एक बार मेरे पास आ जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ तो सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन ऐसे यूं अचानक कहां चली गई हो तुम यार? जाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। जोसेफ सोफिया को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जोसेफ का ऑफिस के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। वो हर वक्त सोफिया के बारे में ही सोचता रहता। इसीलिए उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। अब वो पूरा दिन सोफिया को ढूंढता रहता।
उसने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी सोफिया के बारे में नहीं पता था। जोसेफ जब अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे याद आया कि सोफिया ने एक बार उसे अपनी माँ के घर का एड्रेस बताया था। उसे लगा कि सोफिया शायद अपने माँ के पास गई होगी अपने रिश्ते के बारे में बताने। अगले दिन जोसेफ अपनी कार लेकर सोफिया के माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते अचानक से गाड़ी के सामने से एक काला साया गुजरा। जोसेफ ने तुरंत गाड़ी रोक दी। जोसेफ को कुछ पल के लिए डर सा लगा। ये क्या था? सचमुच गाड़ी के सामने से कुछ गुजरा या ये सिर्फ मेरा वहम था? यहां आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। चलो, वैसे भी वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से सोफिया की मां के पास जाता हूं। जोसेफ थोड़ी दूर गया ही था कि उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अरे यार, शिट! इस टायर को अभी पंक्चर होना था और यहां कोई हेल्प के लिए भी नजर नहीं आ रहा है। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। बहुत देर वेट करने के बाद भी जोसेफ को कोई हेल्प नहीं मिली, इसीलिए उसने पैदल जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उसे अकेले जाने से तो डर लग रहा था, पर सोफिया से मिलने की चाह में वो चलता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी मिला। जोसेफ ने उन्हें सोफिया की मां के बारे में पूछा। उसने सोफिया के घर जाने का रास्ता बताया। बेटा, रास्ता तो मैंने बता दिया है, लेकिन तुम वहां जाना क्यों चाहते हो? अरे अंकल, मैं तो सोफिया से मिलने जा रहा हूँ। पिछले 8 दिन से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया, उसका नंबर बंद आ रहा है। ऐसा कहकर जोसेफ वहां से आगे चला गया, लेकिन वो आदमी जोसेफ को हैरत भरी नजरों से देखता रहा। थोड़ी देर में जोसेफ सोफिया की मां के घर पहुंच गया। उसने बाहर से ही सोफिया को आवाज लगाई। सोफिया! 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 अरे कहां हो तुम सोफिया? देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं, प्लीज बाहर आ जाओ। सोफिया! सोफिया! आवाज लगाने के बाद भी सोफिया बाहर नहीं आई। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत बाहर आई। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ क्यों आए हो? हेलो आंटी, मेरा नाम जोसेफ है। मैं सोफिया का दोस्त हूँ। सच कहूँ तो मैं सोफिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। सोफिया ने शायद आपको ये बताया होगा, उसने कहा था मुझसे कि उसने आपको बताया है। लेकिन देखिए ना आंटी, मैं 8 दिन से सोफिया को मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। मैंने उसके घर जाकर भी देखा, लेकिन रूम बंद था। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। अगर वो यहाँ है तो प्लीज उसे बाहर बुलाइए ना, मुझे उससे मिलना है। जोसेफ की बात सुन सोफिया की माँ रोने लगी। क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रही हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? प्लीज आंटी, आप रोइए मत, प्लीज। क्या हो गया, आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ? अब वो मेरे या तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी बेटा। नहीं आएगी? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो आंटी? 8 दिन पहले सोफिया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ शॉक्ड हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हो आंटी? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभी 8 दिन पहले वैलेंटाइन डे के दिन तो मुझसे मिली थी वो। हम पूरा दिन साथ में थे, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बोल रहे हो, वो भी अपनी बेटी के बारे में। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? सोफिया वापस शहर आने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो शहर पहुंची ही नहीं, तो तुम उसे कैसे मिल सकते हो? उसका तो बीच रोड में ही एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ और भी हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सोफिया की पहले से ही डेथ हो गई थी, तो वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो उसके साथ कैसे थी? कई सवालों ने जोसेफ के मन को घेर रखा था। वो जल्दी से शहर गया। उसने जाते ही उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जहां उसने सोफिया के लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया था। और जब उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो अकेला ही था। उसके साथ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अकेले ही टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था।
जोसेफ को अब सारी बात समझ आने लगी थी। उसे याद आया कि जब सोफिया जिंदा थी तो उसने एक बात बताई थी। क्या हुआ जोसेफ, परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो नहीं है सोफिया, बस मुझे एक ही बात बार बार परेशान कर रही है। तुम्हारी माँ हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट तो करेंगी ना? तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बस इतनी सी बात। जोसेफ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी मॉम मान जाएगी। और रही बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो वो मैं मरने के बाद भी नहीं करूंगी, समझे? जोसेफ को सोफिया की सारी बात याद आने लगी थी। अगले दिन वो वापस से सोफिया के घर गया जहां उसे दफन किया गया था। उसके कब्र के सामने बैठ गया। फूलों का बुके उसने सोफिया के कब्र के ऊपर रखा और रोने लगा। आई मिस यू सोफिया, तुम भले ही आज मेरे साथ नहीं हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए याद हमेशा रहेगी। आई लव यू सोफिया, आई लव यू। तभी उसके कानों में सोफिया की आवाज गूंजी। जोसेफ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन उस दुनिया में भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई लव यू जोसेफ। और जोसेफ के ऊपर गुलाब की कलियां गिरने लगी। क्यों आई है यहाँ पर? मैंने कल भी तुझे कहा था ना कि आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। तुझे समझा चुका हूँ मैं। मत जा उसके पीछे, बहुत पछताएगी, बर्बाद कर देगा वो तुझे। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, बस मुझे उसकी सिद्धि का मार्ग बता दीजिए। एक बार वो मुझसे प्रसन्न हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जो सपने मैंने अपने लिए इतने सालों से देखे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो फिर यही सही, लेकिन अगर इसके बाद तेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू उसे अपनी इच्छा से बुला रही है। रागिनी के मन में ना जाने ऐसी कौन सी चीज ने घर कर लिया था जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पूरी 40 रातों तक तांत्रिक बाबा के पास शमशान घाट में बैठकर एक साधना की, जो कोई आम साधना नहीं बल्कि खबिस की साधना थी। खबिस जिसे अगर कोई खुश कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो वहीं रागिनी ने भी उसकी एक कीमत चुकाई। उसकी 40 रातों से चल रही वो साधना आज पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट से खुद पर काला कपड़ा लपेटे वो रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसके घर के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। हॉल में जाकर उसने फोन उठाया कि तभी उसकी मां भी फोन की आवाज से उठकर बाहर हॉल में आ गई, लेकिन सामने से आने वाली उस आवाज को सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी मां ने उसे सहारा देते हुए वहां सोफे पर बिठाया। रागिनी का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे मानो अभी किसी ने उसे फोन पर कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो। रागिनी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कुछ तो बोल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले कि रागिनी कुछ बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी बेटा, बोल क्या हुआ? तू इस तरह से रो क्यों रही है? देख, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल ना बेटा, क्या हुआ? दीदी। क्या? दीदी नहीं रही माँ? क्या? अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर सावित्री का तो मानो कलेजा ही फट गया। उसे अपनी बेटी की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रागिनी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी मां के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंच गई। सावित्री ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की चिता को जलते हुए देखा। किसी भी माता पिता के लिए इससे दर्दनाक शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। जो अभी सिर्फ 3 साल की थी, वो नन्ही सी जान तो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी मां अब कभी उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगी।
वो तो बस अपनी माँ को ढूंढने की आस में बार बार उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपनी माँ के मिलने का इंतजार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सावित्री ने कहा, न जाने अचानक मेरी लाडो को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में मेरी बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मुझसे तो इसका मासूम चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। किस तरह अभी भी अपने माँ के आने की आस लगाए बैठी है। बिन माँ के किस तरह बड़ी होगी हमारी बच्ची। माँ, कहते हैं मासी माँ जैसी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की के अपने शादी को लेकर बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन दीदी के चले जाने के बाद अब मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं दीदी की जगह शैली की माँ बनकर उसे पालूं। क्या तू ये क्या कह रही है बेटी? ये बात कहनी जितनी आसान है, निभानी उतनी ही मुश्किल है। तू एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ। दीदी के जाने के बाद शैली को अब दूसरी माँ की जरूरत है, और किसी सौतेली माँ पर मैं अपनी शैली के लिए भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ही ये करूंगी। नहीं रागिनी, देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ निशा से प्यार किया है। भले ही वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने मरते दम तक निशा से प्यार करता रहूंगा, और बात रही शैली की तो मैं उसे खुद पालूंगा। और तुम्हारा भी जब मन करे तुम शैली से मिलने आ सकती हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोली। रागिनी और उसकी माँ कुछ दिन अपनी बहन के घर पर रुकते हैं, और माहौल थोड़ा शांत होने के बाद अपने घर पर लौटकर आ जाते हैं। रागिनी फिर से आधी रात के समय एक काली चादर ओढ़े शमशान घाट की ओर निकल जाती है, जहां तांत्रिक बाबा एक जलती हुई चिता के पास बैठकर कोई साधना कर रहे थे। आपने तो कहा था कि वो अब प्रसन्न हो चुका है और तेरा हर काम वो अब जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपनी बहन की भी बलि दे दी, और उसके बाद वो मुझसे शादी करने से मुकर गया। क्यों नहीं की उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी? रागिनी की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि उसके पीछे मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। उसने तेरी बहन को मारकर तेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया। अब वो तेरे जरिए अपनी अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तू उसके सामने, लेकिन वो तुझे मौत भी नहीं देगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपने ही मेरी साधना में कोई कमी छुड़वाई, इसीलिए ये सब हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं किसी और के पास जाऊंगी और साधना करूंगी। मैं शैली को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। वो जरूर मेरा होगा। रागिनी इस तरह से तांत्रिक बाबा को ये सारी बातें बता रही थी जैसे उसके दिमाग में इस बात की कोई सनक सालों से भरी बैठी हो। अपनी बहन के पति को पाने के लिए उसने खबिस को उसकी बलि लेने के लिए कहा, लेकिन खबिस हर चीज की कीमत जरूर लेता है। शायद ये बात रागिनी अभी तक समझ नहीं पाई थी। वो बहुत ही गुस्से में रोती हुई अपने घर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो मेरा होगा, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी ये बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रागिनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे की जिस खिड़की को अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था वो खुली हुई थी, और उसके कमरे की दीवार पर कमरे की खिड़की से आने वाली चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से दीवार की तरफ देखा तो उसे दीवार पर एक बेहद ही भयानक परछाई दिखाई पड़ी, जो लगातार चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो परछाई मानो आकर उसके शरीर के अंदर समा गई। रागिनी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। वो लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को हिला डुला नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे
उसके गले से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी उसके कानों में उसे एक बड़ी भयानक और दबी सी आवाज सुनाई देती है। अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराऊंगा। उस आवाज को सुनकर डर के मारे रागिनी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नजर घुमाकर अपने कमरे में देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर एक असामान्य बोझ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रागिनी बहुत घबरा गई। देखो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाने दो मुझे। रागिनी के ऐसा कहते ही उसे अपने कमरे में एक बेहद भयानक हंसी सुनाई दी। तभी रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को बुरी तरह से नोच रहा हो। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा कि शायद उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाएगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी चीखों की आवाज उसकी माँ तक पहुंच ही नहीं पाई। वो पूरी रात इसी तरह दर्द से बिलखती चिल्लाती रही और दर्द के मारे कुछ ही घंटों के बाद वो बेसुध हो गई। उसकी खिड़की से आने वाली रोशनी जब सुबह उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो सिर्फ एक कंबल से लिपटी हुई थी। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था, लेकिन ये सब जो कुछ उसके साथ हो रहा था, इन सब का कारण वो खुद ही थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन ये सब महज एक रात के अंदर होकर बंद नहीं हुआ। उसके साथ अब हर रात ये हादसे होने लगे। वो 6 महीने से ये सब भुगत कर अब थक चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो चुके थे, आंखें धंसकर बिल्कुल अंदर को जा चुकी थी और उसका शरीर तो मानो अब हड्डियों का ढांचा मात्र बन चुका था। उसकी माँ भी उसकी ऐसी हालत देखकर अब अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। बेटा, आखिर कुछ तो बोल, तेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या है जो कोई भी डॉक्टर तेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा? अगर कोई और बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी माँ की इस बात का रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। रात बीती। रागिनी की माँ सुबह नाश्ता लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों के सामने कमरे के पंखे पर उनकी बेटी की लाश झूल रही थी। रागिनी के पास उस खबीस से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रागिनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका मानना था कि शायद मरने के बाद उसे उस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खबीस के हाथों अपनी बहन की बलि देकर उसने खुद अपनी मुक्ति के मार्ग को बंद कर दिया था। उसके इस कर्म के कारण भगवान भी उसे माफ नहीं कर पाए। उसे भगवान के घर तो मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए उस खबीस की गुलाम होकर रह गई। रागिनी की मौत को आज 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी माँ को हर रात उसके कमरे से उसकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। अमित और सरिता शादी के बाद पहली बार सरिता के गांव धौलपुर जा रहे होते हैं। अमित का विदेश में काम होने की वजह से उन दोनों का यहाँ आना नहीं होता था। इस वजह से सरिता अपनी शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपने गांव जा रही होती है। सरिता की बेटी रोशनी भी उन लोगों के साथ पहली बार अपनी नानी के घर जा रही थी। आज इतने सालों बाद गांव जा रही हूँ। पता नहीं क्या क्या बदल गया होगा वहां सभी हमें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। शादी के बाद हमें कभी गांव आने का मौका नहीं मिला। अच्छा किया तुमने किसी को नहीं बताया कि हम गांव आ रहे हैं। अमित सरिता की ट्रेन किसी वजह से लेट हो जाती है और उन लोगों को पहुंचने में रात हो जाती है। धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर
एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे है, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे उन्हें टैक्सी वाला मिलता है, जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है। आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहां से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है, उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गेट पर दस्तक देने के बाद सरिता की मां शांता हाथ में मशाल लिए गेट खोलती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? हमें मारने का इरादा है क्या? तुम लोग इतनी रात को, वो भी आज अमावस की रात को? ये सब सरिता का आइडिया था, आप लोगों को सरप्राइज देने का। और ये अमावस की रात का क्या लगा रखा है पूरे गांव में? जो मिलता है अमावस की रात बोलकर हमें डरा देता है। शांता सभी को घर के अंदर लेकर जाती है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे शादी के बाद इस गांव में क्या क्या हो चुका है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे बाबा की जान भी इस अमावस की काली रात ने ली है। रास्ते में
रामानंद मिला था। वो भी ऐसी ही बातें कर रहा था। क्या क्या कहा तुमने? रामानंद मिला था? हाँ, गांव के पुराने कुएं के पास। लेकिन आप उसका नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई? क्योंकि आज से 15 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। रामानंद उस कुएं में कूदकर मर चुका है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जिसे कुएं के पास देखा वो आखिर था कौन। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों ने आज की रात यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम सब घर के बाहर कदम नहीं रखना। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रोशनी को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने वही कुएं का नजारा घूम रहा होता है। सभी जब सो जाते हैं तो रोशनी अकेले ही उस कुएं की ओर बढ़ने लगती है। जोर से गेट टकराने की आवाज से सरिता की आंख खुलती है। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चली गई? तभी सरिता देखती है कि रोशनी उस कुएं की ओर जा रही है। सरिता भी उसके पीछे पीछे कुएं की तरफ निकल जाती है। रोशनी, रोशनी रुको, उधर मत जाओ। रोशनी। रोशनी उस कुएं के पास पहुंचकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि पीछे से सरिता आकर उसे पकड़ लेती है। तभी कुएं के अंदर की दीवार से बिल्ली की तरह चलता हुआ रामानंद निकलता है। सरिता उसे देखकर डर जाती है। तुम मेरी बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। रामानंद सरिता को धक्का देता है और रोशनी को अपने साथ कुएं के अंदर ले जाता है। सरिता वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो कुएं की बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुएं के पास उल्टी लटकी होती है। तुम दोनों यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचे? मैंने साफ साफ कहा था कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। रोशनी, रोशनी की ये हालत कैसे हुई? रोशनी, वो रामानंद रोशनी को अपने साथ कुएं में लेकर कूद गया था। सभी सरिता और रोशनी को लेकर घर जाते हैं। रोशनी को तेज बुखार होता है। सरिता शांता से रामानंद की मौत के बारे में पूछती है। ये सब क्या हो रहा है? रामानंद तो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। वो अचानक हमारे जान का दुश्मन क्यों बन बैठा है? उसने मेरे पिताजी की जान क्यों ली? रामानंद बचपन से तुमसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने शहर जाकर तुम्हारी शादी अमित से करा दी। इस बात से रामानंद पागल जैसे हो गया और एक अमावस्या की रात वो उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या इस वजह से उसने पिताजी की हत्या कर दी और हमारे भी जान का दुश्मन बन बैठा है? तुम सभी आज ही इस गांव से दूर चले जाओ। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। सरिता, अमित और रोशनी उसी दिन उस गांव से निकलने वाले होते हैं, लेकिन रामानंद की आत्मा किसी भी हालत में उन्हें ये गांव छोड़कर नहीं जाने देना चाहती थी। वो लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकलने लगते हैं। तभी सरिता गाड़ी के शीशे में देखती है रामानंद उनके साथ उसी गाड़ी में बैठा होता है। वो देखकर जोर से चिल्लाती है, रामानंद, रामानंद यही है।
हमारे साथ इसी गाड़ी में है। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वो तुमसे प्यार करता था। तभी रोशनी अचानक से उठ जाती है और गाड़ी से निकलकर कुएं की ओर भागने लगती है। सरिता और अमित भी उसके पीछे जाते हैं। रोशनी कुएं के पास जाकर रुक जाती है। रामानंद, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। रोशनी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। मुझे और सरिता को अलग करना चाहते हो ना? लेकिन मैं तुम्हारा ये मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। रामानंद अमित को हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। मैं आज तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं हो सकोगी। तुम्हारे दिल पर किसी और का राज है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे तुम्हारे इश्क के बारे में कोई खबर नहीं थी रामानंद। मैंने अपने जीवन में अमित से प्यार किया है। रामानंद कुएं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रामानंद उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अमित और सरिता रोशनी को लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। रमन एक 25 साल का लड़का जो मुंबई में गांव से पढ़ने के लिए आया था, अब एक अच्छी नौकरी करता है और अपने माँ बाबूजी को हर महीने गांव पैसे भेजता है। एक रात रमन अपनी जॉब से निकलकर बाइक से घर जा रहा था कि बीच में एक बिल्ली आई। रास्ते पर रमन बिल्ली को देखकर चौंक गया और उसकी बाइक उससे संभल नहीं पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन की बाइक को थोड़ी खरोच हुई, पर उसने देखा कि उसके हाथ की घड़ी भी टूट गई है। रमन को घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसने वो घड़ी बड़ी मेहनत से अपनी पहली सैलरी से खरीद कर ली थी। इसीलिए उस घड़ी की कीमत रमन के लिए बहुत थी। उस टूटी हुई घड़ी को देखकर रमन उदास हो गया। अरे यार, पहली बार कुछ मैंने खुद के पैसों से लिया था। उस बिल्ली को भी अभी ही बीच में आना था। बाइक पर जाते जाते रमन को अंधेर नगर बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत घड़ियां लेकर दिखती है। उसके पास अजीब अजीब घड़ियां थी। रमन अपनी बाइक रोकता है और घड़ी रिपेयर करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आंटी जी, मेरी ये घड़ी ठीक करके दे सकती हो क्या? अरे मैं सिर्फ बेचती हूँ घड़ियाँ, बनाती नहीं हूँ। अरे यार, ठीक है, मैं ये घड़ी जेब में रख देता हूँ अभी के लिए। आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है। कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है। वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और ना ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी। एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है, तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी, कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता। अभी भी रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगह देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे, ये कैसे हो गया? शायद आईना खराब है, पोंछ देता हूँ।
रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? कहाँ जाना है बताओ? मुझे बस आगे के गांव में जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। रमन थोड़ी देर बाद पीछे देखता है तो राघव भी बूढ़ा दिखता है। देखो, तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो। अरे हाँ, अब क्या करूं मैं? जब से मैंने ये घड़ी ली है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रमन की नजर राघव की घड़ी पर जाती है। क्या तुमने जो घड़ी पहनी है वो अभी खरीदी थी? हाँ, एक आंटी आई थी बहुत सारी घड़ियां लेकर, उससे मैंने ले ली, पर पैसे देने के पहले ही वो गायब हो गई। रमन को याद आता है कि उसने भी पैसे नहीं दिए थे उस बूढ़ी औरत को। मतलब ये वही औरत है। रमन की गाड़ी बंद पड़ जाती है। तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारी जान है। तुमने जो घड़ी पहनी है उससे तुम्हारी सारी जवानी बुढ़ापे में बदल रही है, और इसलिए अब मैं जवान दिखूंगी। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आती है। चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोरों से हंसने लगती है। तुम भूत हो? मुझे लगा ही कुछ अजीब हो रहा है। मैं अपनी घड़ी अभी के अभी हाथ से निकालकर तोड़ देता हूँ। फिर ये देखो। रमन घड़ी निकालने लगता है पर घड़ी निकलती नहीं। रमन दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसके दांत कमजोर हो जाते हैं उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर राघव का दांत टूट जाता है। आए भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई थी और अभी ही मेरे दांत गिरा दिए। राघव रोने लगता है। वो चुड़ैल उन दोनों की जान खुद में डालने लगती है। दोनों चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और वो अपनी झोली से कुछ राख उड़ाकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। ए चुड़ैल, ऐसे अनजान लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेना तुझे बहुत बड़ा पापी बनाता है। घोर पापी है तू। ये तू क्या कर रहा है तांत्रिक? तुझे ये महंगा पड़ेगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने पाउडर से बनाए गोलाकार घेरे में कैद करता है। चुड़ैल चीखने लगती है। वो रमन राघव की जान लेने से पहले ही तांत्रिक उसे कैद कर देता है। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया शुक्रिया। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मतलब ये इस गांव की सबसे महान घड़ी बनाने वाले की बीवी थी जो 100 साल पहले यहां रहा करती थी। रानी अपने पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहती थी, पर एक दिन उसके पति को एक ऐसी कल्पना सूझी कि उसने वो घड़ी बनाने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आर्यन एक ऐसी घड़ी बनाना चाहता था जो बूढ़े लोगों को जवान कर दे और जवान को बूढ़ा। एक दिन आर्यन अपने घर के बाहर एक आदमी को देख रहा था। वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आती है तेजी से और उस आदमी के ऊपर से जाने ही वाली होती है कि आर्यन चिल्लाता है, अरे भाई, तुम्हें खुदकुशी करनी है तो अपने घर में जाकर फांसी ले लो। जिंदा खुश नहीं हो क्या? अरे साहब, आपको क्या बताऊं, पगार मिलती नहीं समय पर और काम करने जाना पड़ता है। अभी मेरी शादी तय हुई है, मैं क्या खुश रखूंगा अपनी बीवी को। मेरी हालत ही ऐसी है। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ सालों पहले ही।
मैं क्या करूं जिंदा रहकर? क्या तुम्हें बूढ़ा होकर मरना अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। ठीक है, ये घड़ी पहनो और कुछ देर के लिए सो जाओ। आदमी सो जाता है और उठकर देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। तुमने ये क्या किया? मुझे खुद को ऐसे नहीं देखना है। तुमने ही तो कहा था तुम्हें ऐसे ही रहना है। मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ अब। ऐसे जिंदा नहीं रहना है मुझे। और तुम्हारी बीवी और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे कभी। उस आदमी का शाप आर्यन और उसकी बीवी रानी को लगता है और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाते। वो मानो एक दूसरे से कहीं दूर चले गए थे। और आज वो दिन है जब वो हादसा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? तुम्हें तुम्हारी जवानी मिल सकती है अगर तुम वो घड़ी हाथ से निकाल दो। अगर तुम्हें उसके लिए अपना हाथ काटना पड़े तो काट दो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी करो, वरना तुम और बूढ़े हो गए तो मर भी सकते हो। राघव और रमन ये सुनकर और डर जाते हैं। रमन अपना हाथ काटने के लिए कहता है राघव को। राघव रमन का हाथ काटता है और जैसे ही हाथ कट जाता है वो घड़ी हाथ से उतर जाती है। राघव भी रमन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है। रमन अपने एक हाथ से राघव का हाथ काटता है और उसकी भी घड़ी हाथ से निकल जाती है। दोनों के शरीर से खून बहने लगता है, पर तांत्रिक उन दोनों के हाथों पर एक पट्टी लगा देता है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। तांत्रिक उन घड़ियों को लेकर जला देता है और जैसे ही घड़ियां जलने लगती है चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। आखिर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल रही होती है। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ फिर से वापस देती हूँ। शुक्रिया मुझे मुक्ति देने के लिए। शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनको भी नया चेहरा देना चाहिए।
नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो, जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो,
तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है, अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। महावीर अपने आलीशान घर में आराम से सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बाहर प्राणी पक्षियों की रोने की आवाजें आ रही थी। काली रात का वो वातावरण अमावस की वजह से बहुत भयानक महसूस हो रहा था, पर महावीर चैन की नींद सो रहा था। सुबह जब महावीर उठा तो उसे तेज और गंदी बदबू आने लगी। उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। उसने अपनी आंखों को रगड़कर ठीक से देखा तो वो डर गया।
घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था और वो कोई मामूली कचरा नहीं था। उससे निकलने वाली बू किसी आदमी की जान ले सकती थी। ये सब क्या है? ये इतना कचरा मेरे घर में कैसे आया? ये जरूर किसी की गंदी हरकत है। इनको अभी सबक सिखाता हूँ। साधु, ए साधु, जल्दी इधर आओ। महावीर की पुकार सुनकर साधु भागता हुआ आया। साधु महावीर का बहुत पुराना और वफादार नौकर था। साधु भी ये सब कचरे को देखकर डर गया। साधु, ये सब क्या है? ये गंदगी किसने फैलाई है यहाँ? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं सर। मैं तो रात को अपना सारा काम खत्म करके अपने घर चला गया था। फिर रात भर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अभी सुबह यहाँ आया हूँ मैं। जब तुम यहाँ आए तब तुम्हें ये गंदी बदबू नहीं आई? मेरी तो जान निकल जा रही है इस बदबू से। नहीं सर, आई थी, पर मुझे लगा ये बदबू मेरे शरीर से आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी ऐसी ही बदबू आती रहती है। ठीक है, ठीक है, इस कचरे को जल्दी से साफ करो। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक ये सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए, वरना कल से नौकरी पर मत आना। जी सर, अभी करता हूँ। महावीर बिना नहाए अपने घर से चला गया। साधु ने पूरा घर साफ करके पहले जैसा कर दिया। महावीर फिर अगली रात सोने के लिए चला गया, पर सुबह जब वो उठा तो डर के मारे कांपने लगा। आज कल से भी ज्यादा कचरा और गंदी बदबू आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर में हो क्या रहा है। उसने साधु को घर फिर से साफ करने के लिए बोला और बिना नहाए कंपनी चला गया। महावीर जब अपनी कंपनी पहुंचा तो उसके मैनेजर ने उसे बताया कि कंपनी का सारा कचरा पिछले 2 दिनों से गायब हो रहा है। महावीर ने कंपनी के हर एक आदमी से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। कचरे के अचानक गायब होने की वजह से कंपनी का हर एक आदमी और महावीर डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर इन्हें पता चला कि कंपनी का सारा कचरा कोई मेरे घर में डाल रहा है तो सब और भी ज्यादा डर जाएंगे। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक दिन महावीर थका हारा घर आया और बिना बैठे फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। उसे पानी की टेस्ट कुछ अजीब लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इस पानी में बहुत सारा कचरा है। ये तो हद हो गई। अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। साधु, ए साधु! साधु हाथ का काम छोड़कर भागते हुए महावीर के पास आया। क्या हुआ सर? ये पानी इतना गंदा क्यों है? क्या तुमने इसमें अपना हाथ डाला था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि घर के सभी नलों में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। ये बात अब हाथ से निकलती जा रही है। दिखाओ मुझे। साधु ने एक नल चालू करके महावीर को दिखाया। वहां से लगभग काला पानी आ रहा था। महावीर उस पानी को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। महावीर ने वो गंदा पानी पी लिया था। उसकी वजह से वो अगले दिन ही बीमार पड़ गया। महावीर के बीमार पड़ने के बाद घर में कचरा और गंदा पानी तेजी से आने लगा। साधु भी रोज घर की साफ सफाई करके थक जाता था, इसीलिए उसने भी कचरा साफ करना बंद कर दिया था। बहुत दिन हो गए, महावीर ठीक नहीं हो रहा था। साधु भी घर साफ नहीं कर रहा था, पर महावीर उसे कुछ नहीं कह पाता। एक रात महावीर अपने कमरे में आराम कर रहा था।
साधु अपना सारा काम खत्म करके घर जा चुका था। तभी महावीर को किसी चीज की आवाज आने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान न देकर फिर से सो गया। पर कुछ देर बाद वो आवाज तेज होने लगी। जो बदबू उसे सुबह उठने के साथ आती थी, वो उसे अभी आने लगी। लगता है कोई कचरा फेंक रहा है। आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। महावीर की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। इसी वजह से वो दूसरे कमरे में गया। उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो जो देख रहा था शायद ही कोई देख पाता। उसने देखा कि बहुत से लोगों की आत्माएं हवा में उड़ती हुई पूरे घर में कचरा फेंक रही थी। उसे अचानक बगल से पानी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक आत्मा पाइप पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ा रही थी और उसकी वजह से नल का पानी गंदा हो रहा था। डर के मारे उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकल पाई। चुपचाप वहां से वो बाहर आया और घर के दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में चारों तरफ आत्माओं का वास हो चुका था और वो सारे घर में कचरा फेंक रही थी। उसकी आवाज से एक आत्मा की नजर उस पर पड़ी। वो और भी ज्यादा डर गया और पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लगा, पर महावीर बीमारी के कारण कमजोर था। इसीलिए एक आदमी के आत्मा ने उसको पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का बिगाड़ा है। तुम्हारी वजह से बहुत से गांव खत्म होने की कगार पर है। मतलब यही कि तुम हत्यारे हो। तुमने और तुम्हारी कंपनी ने बहुत सी हत्याएं की है। हम जिस गांव में रहते थे वहां के बीचों बीच नदी बहती थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पर जब से तुम्हारी कंपनी ने उस नदी में जहरीला पानी छोड़ना शुरू किया, तब से हमारे गांव में लोग मरने लगे। बच्चे कुपोषित पैदा होने लगे। आज भी वहाँ गांव की माएं अपने बच्चों को वो जहरीला पानी पिलाती है। जब तक तुम जिंदा हो, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी आत्मा ने उसका मुंह खोलकर उसे गंदा पानी पिलाना शुरू किया। वो पानी पीकर उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ने लगा। दूसरी आत्मा ने उसके शरीर पर कचरा फेंकना शुरू किया। इतना कचरा फेंका कि वो दिखना बंद हो गया। वो गंदा पानी पीने की वजह से और उस कचरे की गंदी बदबू के कारण महावीर की वहीं पर मौत हो गई। गांव के भूतों ने कंपनी में जाकर मैनेजर को भी डराया। उस दिन से कंपनी ने गंदा पानी नदी में छोड़ना बंद कर दिया। बेचारे भूतों को मुक्ति मिल गई और गांव को भी अच्छा पानी पीने मिल गया। अमन और नेहा दोनों अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों काफी डरे हुए होते हैं। वो डर उनके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। डरती और लड़खड़ाती आवाज में नेहा कहती है, अमन, अमन, ये सब क्या हो रहा है? तुम जल्दी से बस यहाँ से निकलो। मुझे बस अपने घर जाना है।
मुझे भी नहीं पता ये सब क्या था, लेकिन अब हम दोनों सुरक्षित हैं। तुम डरना बंद करो और चिंता ना करो, हम कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। अमन इतना कहकर अचानक तेजी से ब्रेक मारता है, क्योंकि उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया था जो खून से लथपथ था। जैसे ही अमन उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने उसकी ही पत्नी नेहा खून से लथपथ खड़ी थी, जो अमन से मदद मांग रही थी। और वहीं एक साइड में उसके बगल वाली सीट पर भी नेहा ही बैठी थी, जो डरी और सहमी थी। तभी वो अमन से कहती है कि गाड़ी चलाओ वरना हम मारे जाएंगे। अमन भी डरती हुई आवाज में बोलता है हाँ हाँ। ये कहकर गाड़ी को 4th गियर में डालते हुए एक्सीलेटर देकर गाड़ी को 60 की स्पीड में भगाता है और सामने खड़ी नेहा को उड़ा देता है और आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाकर अमन एक राहत की सांस लेता है और कहता है अगर तुम नहीं होती तो मैं फिर से छलावे के जाल में फंस जाता। अच्छा किया तुमने सही टाइम पर मुझे गाड़ी चलाने को कह दिया। लेकिन अब नेहा कुछ नहीं बोल रही थी, वह बिल्कुल शांत थी और सामने की तरफ देखे जा रही थी। इस पर अमन कहता है क्या हुआ नेहा, कुछ तो बोलो, अब हम लोग छलावे से दूर आ गए हैं, अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। इतना कहकर अपना हाथ नेहा के शोल्डर पर रखता ही है कि तभी नेहा अपनी गर्दन अमन की तरफ घुमाती है और उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वो एक भारी और डरावनी आवाज में कहती है तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें भी मरना होगा। इतना कहते ही अमन जोरों से चीखता है और वो कार देखते देखते गायब हो जाती है। उसी रोड से नितिन और नताशा, जो पति पत्नी होते हैं, अपने दोस्त के फार्म हाउस जा रहे होते हैं। रास्ते में नताशा कहती है यार तुम्हारे दोस्तों को और कोई जगह नहीं मिली रीयूनियन करने के लिए, इतनी रात का वक्त है और फार्म हाउस भी जंगल के बीचों बीच है, अगर कोई खतरा हुआ तो। अरे तुम चिंता मत करो, अभिषेक का फार्म हाउस काफी सेफ है। अभिषेक अक्सर वहां जाया करता है और वैसे भी कॉलेज के सभी दोस्त आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, लोकेशन कुछ भी हो, साथ में रहेंगे तो सबको मजा ही आएगा। ऐसा कहकर नितिन गाड़ी को थोड़ा सा तेज करता है और कुछ ही देर में वो लोग अभिषेक के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। देखने में फार्म हाउस काफी वीरान और डरावना सा लग रहा था, जिसे देखकर नताशा भी थोड़ी सहम जाती है और कहती है कितनी अजीब सी जगह है, यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस पर नितिन कहता है अरे सब अंदर होंगे ना, चलो अंदर चलकर देखते हैं। नितिन गेट खोलकर अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त अभिषेक खून से लथपथ आकर उसके सामने गिरता है। ये देख नितिन और नताशा दोनों बहुत डर जाते हैं और अभिषेक से पूछने लगते हैं ये सब कैसे हुआ, किसने किया। इतने में अभिषेक अपना दम तोड़ देता है। यह देख दोनों वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, तभी वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही वहां की लाइट भी अपने आप बंद हो जाती है। तभी बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगती है तुम दोनों आज मारे जाओगे। ये सुन नताशा बहुत जोरों से चीखने लगती है और कहती है मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने में ही लाइट ऑन हो जाती है और नताशा के चारों तरफ नितिन के दोस्तों की हंसने की आवाजें आने लगती है। इतने में अभिषेक भी खड़ा हो जाता है और कहता है अरे भाई ये तो प्रैंक था, तुम तो बहुत ही डर गए, हम लोग तो खाली बैठे थे तो बोर हो रहे थे, तो सोचा तुम्हारे साथ कुछ प्रैंक प्लान कर ले। इतने में ही अर्चना आती है और कहती है इन दोनों की शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है दोनों ने सामने से भूत देख लिया हो। इतना सुनकर नितिन कहता है यार मजाक की हद होती है, ये अच्छा मजाक नहीं था, हम लोग सच में बहुत डर गए थे। इस पर मोहित कहता है अच्छा ठीक है यार, माफ कर दे, चलो अब पार्टी करते हैं, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहकर सभी दोस्त वहां पास में पड़े सोफे पर बैठते हैं, जहां पर पार्टी म्यूजिक चल रहा था और खाने पीने का काफी सामान था, और सभी लोग वहां बैठकर अपनी कॉलेज की याद ताजा करने लगते हैं। और धीरे धीरे उनकी हंसी मजाक वाली बातें कब डरावनी बातों में बदल जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हीं बातों के बीच मोहित कहता है तुम लोगों को पता है छलावा एक ऐसा प्रेत आत्मा है
जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है, और वो ऐसा करके अपने शिकार को अपने कब्जे में कर लेता है। और कब उसका शिकार हो जाता है किसी को पता नहीं होता। तुम्हें छलावा के बारे में इतना कैसे पता? कहीं तुम भी तो छलावा नहीं हो? नताशा की बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। इतने में मोहित हंसने लगता है और कहता है अरे नहीं, मुझे छलावे के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने कई किताब और फिल्मों में देखी है छलावे के बारे में। सभी लोग बहुत सारी बातें करते हैं और खाना पीना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। मोहित सबको बताता है कि सभी के कमरे नीचे वाले फ्लोर पर ही है और एक दूसरे के आमने सामने है। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। सभी बहुत थक गए थे और नींद आ रही थी, इसलिए अपने रूम में जाते ही सभी लोग सो गए। रात के करीब 4 बजे अर्चना को खिड़की पर किसी के हाथ मारने की आवाज सुनाई देती है। अर्चना अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ जाती है, जहां खिड़की के बाहर तेज हवाएं चल रही थी। और जैसे ही अर्चना आसपास देखती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और अर्चना मुड़कर वापस अपने बिस्तर की तरफ जाने लगती है। इतने में ही कोई उसका हाथ पकड़कर वापस से खिड़की की तरफ खींच लेता है और अचानक ही खिड़की खुल जाती है, जिसमें से अर्चना बाहर की तरफ गिरने वाली होती है कि तभी वो जोरों से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त मोहित उसके कमरे के अंदर आते ही अर्चना को वापस कमरे के अंदर खींचता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो इतनी रात में? मुझे बाहर किसी ने खींचा था। बाहर तो कोई भी नहीं है, चलो तुम थोड़ा फ्रेश होकर आराम से सो जाओ। अर्चना बाथरूम के अंदर जाती है और वहां वो मोहित की लाश पड़ी हुई देखती है, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देख अर्चना फिर एक बार जोरों से चीखती है और कमरे के बाहर आ जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी उसकी तरफ आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? वो मोहित को किसी ने मार दिया, लेकिन वो तो मेरे पास था। कैसे मर सकता है? अब उसकी ऐसी अजीब सी बातें सुनकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मोहित के मरने की बात सुनकर सभी एक साथ अर्चना के कमरे में जाते हैं, जहां पर कोई भी नहीं था और वॉशरूम में भी कोई लाश नहीं थी। यह देखकर अर्चना भी हैरान हो जाती है कि थोड़ी देर पहले अभी उसने मोहित को बेडरूम में और उसके बाद खून से लथपथ वॉशरूम में देखा था, तो आखिर वो कहाँ गया और यहाँ क्या हुआ अर्चना समझ पाती इससे पहले ही वहां की लाइट बंद हो जाती है। अब अर्चना अपने दोस्तों को कहती है, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके बात पर कोई जवाब नहीं देता और तभी लाइट ऑन हो जाती है। वो देखती है कि उसके दोस्त अब उसके पास नहीं है। इस पर अर्चना रोते हुए कहती है, अगर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, मैं नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर अर्चना बाहर गाड़ी की तरफ जाने लगती है और जैसे वो गेट के पास पहुंचती है, उसको अपने पीछे से उसके दोस्तों की आवाज आने लगती है। जैसे वो पलटकर देखती है, उसके सभी दोस्त वहीं सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्चना गुस्से में उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसके सभी दोस्तों के सर से खून बहने लगता है और सभी दोस्त उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं। यह देख अर्चना डर जाती है और वापस गेट की तरफ भागती है और बाहर खड़ी कार में बैठ जाती है और एक राहत की सांस लेती है कि तभी गाड़ी की तरफ भागते हुए अभिषेक भी आ जाता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। अभिषेक गाड़ी के शीशे पर हाथ मारने लगता है और अर्चना से कहता है, अर्चना, गाड़ी का डोर खोलो, वो मुझे मार देगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खोलो। अभिषेक को अपने सामने देखकर अर्चना फटाफट गाड़ी का डोर खोल देती है और अभिषेक गाड़ी में बैठकर एक लंबी सांस लेता है और कहता है, हमारे सारे दोस्त मारे गए। तुम क्या कहना चाह रहे हो? छलावा हम सबके पीछे पड़ गया था और छलावे ने मेरे सारे दोस्तों की जान ले ली है। उसने हमारे सामने ऐसी चीज करी जिससे हमें समझ ही नहीं आया कि क्या चीज असली और क्या नकली है।
और एक एक करके मेरे सारे दोस्त मेरे आंखों के सामने मारे गए। मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ और हमें ये भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। हमने बहुत कोशिश करी थी, तुम्हें बहुत आवाज दी, लेकिन तुम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। तुम आखिर थी कहाँ? मैं अपने कमरे में ही थी और मैंने ही तुम लोगों को सबसे पहले बताया था कि मोहित मर गया। नहीं, तुम तो हमें मिली नहीं। दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ। तभी अर्चना गाड़ी को तेज भगाकर वहां से जाने लगती है कि रास्ते में देखते हैं कि हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। यह देखकर दोनों गाड़ी से बाहर आकर देखते हैं। जैसे ही दोनों कार के पास जाते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं और बिना एक सेकंड वहां रुके दोनों भागते हुए वापस कार में आकर बैठ जाते हैं और अपनी कार को तेज स्पीड में लेकर भाग जाते हैं। कुछ दूर आकर अर्चना कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों कैसे मर सकते हैं? असल में एक्सीडेंट वाली कार में दोनों ने नितिन और नताशा की लाश देखी, जो कि देखने से ही समझ आ रहा था कि दोनों फार्म हाउस की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब इस बात को सोचते हुए अर्चना अभिषेक से कहती है, अगर ये दोनों फार्म हाउस आने से पहले ही मारे गए तो फार्म हाउस पर कौन आया था? आखिर वो दोनों कौन थे? क्या था वो सब जिसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया? अर्चना रोते हुए कहती है। इतने में उसके साइड में बैठा अभिषेक भारी आवाज में कहता है, वो मैं था, छलावा, और छलावा से कोई नहीं बच सकता। तुम भी मेरे जाल में फंस गई हो, अब तुम्हें भी मरना होगा। यह सब सुन अर्चना पसीने से तरबतर हो जाती है और झटके से ब्रेक मार देती है और कार रुक जाती है। तभी अर्चना जल्दी से कार से बाहर आ जाती है और अब उसकी कार में कोई नहीं था। तभी अर्चना देखती है कि वो अभी भी उसी खूनी फार्म हाउस के सामने खड़ी है। यह देख अर्चना जोरों से चीखती है, नहीं!